हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को सब्जेक्ट सिविक्स से जो लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 10th वालों के लिए मैं लेसन 1 से पार्ट दूसरा लेकर आया हूं और लेसन फर्स्ट का पार्ट 2 आप पढ़ेंगे। इसके पहले आपने पहला पढ़ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की समझदारी क्या है, किस तरह से वह समझदारी किया है, करता है, तो इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। बेल्जियम के नेताओं ने, जो वहाँ के नेता थे, श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, यानी कि श्रीलंका से जो अपना रास्ता बदलने का प्रयास किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताएं थीं, उनको स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। यानी कि 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, 4 समझौते किए, और सिर्फ इस बात के लिए ताकि देश में रहने वाले जो जनता हैं, जो नागरिक हैं, उनको बेगानेपन का एहसास ना हो, यानी कि बेगानेपन का उनको एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें एक समान। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया है। उन्होंने जो इसके लिए जो व्यवस्था की है, जो कानून व्यवस्था बनाया रखा है, वह कल्पनाशील है, वो कल्पना के लायक है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया जैसा इन्होंने किया है। बेल्जियम के मॉडल यानी विशेष जानकारियों के जरिए देखें बॉक्स जो है कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी संविधान में इस बात का स्पष्ट कर दिया गया, जो प्रावधान था, कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कोई किसी से ऊंच नीच का समान नहीं रहेगी, बल्कि एक समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी कि कुछ विशेष जो कानून होते हैं, बहुत खास होते हैं, वो तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई, दोनों समूह के जो सांसदों का बहुमत यानी पूरी तरह से उनका मिलाप हो और मिल करके वह बहुमत उसके पक्ष में हो, तभी ये संभव है। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा चाहें वो अपने फैसला खुद नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपर्द कर दी गई हैं। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां जो हैं, बहुत सी शक्तियां हैं, जो देश के 2 इलाकों को की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी कि सही तरीके से इसको मान ली गई हैं। यानी जो राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि उसके आश्रय पर नहीं, उस पर आश्रित नहीं है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें
दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। जो ब्रुसेल्स है इसमें अलग सरकार है और इनमें दो समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। क्योंकि डच जो भाषी थे उन लोगों ने केंद्रीय सरकार की जो बराबरी जो प्रतिनिधित्व था उसको स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। यानी तीसरी सरकार भी उस स्तर पर काम करती है, यानी कि जिसे हम सामुदायिक सरकार करते हैं। यानी समूह में रह करके काम करती है, एक समूह बना करके। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी जो एक ही भाषा बोलते हैं उस समय के वर्ग के लोग ही करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, यानी कि वे लोग चाहे कहीं भी रहते हों, डच, फ्रेंच और जर्मन के लोग, वे लोग अपने सामुदायिक सरकार को ही चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। इस तरह की सरकार को संस्कृत क्षेत्र में, शिक्षा जगत में या भाषा जैसे मामलों में पर ये जो फैसला लेते हैं इनका पूरा अधिकार होता है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, कह रहा है कि आपको जो बेल्जियम का जो मॉडल है, यहाँ का तौर तरीका है, कुछ कठिन लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी कह रहा कि यह खुद जटिल है, जो बेल्जियम में रहने वालों के लिए ही जटिल है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। जो व्यवस्था है सफल रही है क्योंकि इसमें जो भी कार्य किया जा रहा था और जो हुआ है वो बहुत ही मतलब गहन शक्ति से हुआ है और इस पर बहुत ही विचार विमर्श करते हुए ये फैसला लिया जा रहा था, जिसके कारण ये बहुत ही सफल रही है। इसमें मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगाया गया। हालांकि इसमें मुल्क में गृह युद्ध की, यानी जो मुल्क जो देश है इसमें गृह युद्ध, घरों की जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो झगड़े होते हैं, उनकी आशंकाओं पर, जो उस पर आशंका था, जो शक था, उन पर विराम लगाया गया, उस पर रोक लगाया गया। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता। अगर ऐसा ना होता तो गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर, जो वहाँ का भाषा था बेल्जियम की, उसी के आधार पर दो हिस्सों में बंट गया होता और वह जो सरकार थी वह बिखर जाती। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। देखिए, जब अनेक यूरोपीय देशों ने एक साथ मिलकर के यूरोप के लोगों ने, यानी जब एक साथ मिलकर के जब यूरोपीय संघ बनाने का ठान लिया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स को मुख्यालय चुन लिया गया। तो स्टूडेंट, ये था दूसरा पार्ट। इसके बाद हम तीसरा पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू।